गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट। हम अपना फर्स्ट चैप्टर ही कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि उसमें लास्ट में कुछ पोर्शंस बाकी थे जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की यदि हम बात करें तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई वस्तु काफ़ी भारी है तो वजन की वजह से, वेट की वजह से वो जितना पानी डिस्प्लेस करेगी, जितना पानी वो बाहर निकालेगी, उतना वो इजीली फ्लोट करेगी। तो यदि हम इसके सिद्धांत के बारे में चलें तो जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार की कमी का आभास होता है और भार में यह आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए जाने वाले द्रव्य के बराबर होती है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, if an object is partially or fully immersed in a liquid, that how much water it has been displaced, जितना पानी वो डिस्प्लेस करती है उस पानी का वेट उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है। इस आधार पर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इसे हम कहते हैं पलवन का सिद्धांत। पलवन का सिद्धांत ये कहता है कि वेट और बॉइंट फोर्स, बॉइंट बल जो होता है उसे किस तरह से कंडीशन पे लगाया जाता है। तो दो चीज़ें इसमें ख़ास तौर पे कार्य करती हैं जिसकी वजह से ये पता चलता है कि वस्तु कब तैरेगी या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे लिए वेट। वेट मतलब होता है वज़न और वेट का मतलब होता है mg, ओके। और दूसरा होता है हमारे लिए बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स मतलब वह बल जो किसी भी वस्तु के द्वारा पृथ्वी की तरफ खींच रहा है और उसकी वजह से वो उसे ऊपर की तरफ फेंकेगा। तो जो भी हमारे अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स होता है, जो भी ऊपरी दिशा का बल होता है जो उस वस्तु की वजह से पृथ्वी हमें देती है, वो कहलाया जाता है बॉइंट फोर्स। तीन कंडीशंस इसमें होती हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास द्रव्य दिया है, मान लेते हैं पानी है, और इस पानी में यदि हम कोई ऑब्जेक्ट को डुबोते हैं तो यदि वेट जो है वो कम है और बॉइंट फोर्स जो है वो ज़्यादा है तो ऐसे समय पे वस्तु क्या होगी, सतह पे तैरेगी। पर यदि वेट ज़्यादा है और बॉइंट फोर्स कम है तो ऐसे समय पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाएगा। तीसरी कंडीशन, यदि वेट और बॉइंट फोर्स दोनों बराबर हैं तो ऐसे समय पे ऑब्जेक्ट तैरेगा तो पर वो सतह के नीचे तैरेगा। इट विल फ्लोट बट इट विल फ्लोट बिलो द सरफेस। तो दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट विच टेल्स यू दैट एनी ऑब्जेक्ट विच इज फ्लोटिंग ऑन अ लिक्विड, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी लिक्विड पर, किसी द्रव्य वस्तु पर तैर रहा है तो वो वेट पर और बॉइंट फोर्स पर निर्भर करता है। यही बात आर्किमिडीज ने भी बताई थी, जिसको बाद में उन्होंने पास्कल्स लॉ से भी कंसीडर किया था कि भाई ये चीज़ उस पर भी निर्भर करती है कि वस्तु की घनत्व, डेंसिटी कितनी है। यदि बहुत ज़्यादा डेंसर ऑब्जेक्ट है तो वो डूब जाएगा और लेस डेंसर है तो वो तैरेगा। मतलब यदि इसका घनत्व ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा। दूसरा उन्होंने ये भी बोला था कि जैसे यदि हम कंपेयर करते हैं लोहे के टुकड़े को और शिप को, शिप उसी लोहे से बनी रहती है। लोहे का टुकड़ा जो होता है वो पानी में डूब जाता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होता है और वो कम पानी को डिस्प्लेस करता है, वो कम पानी को बाहर निकालता है, इस वजह से वो आसानी से डूब जाता है। पर शिप का शेप बहुत बड़ा होता है और वो ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करता है, वो ज़्यादा पानी को बाहर निकालता है, तो उस वजह से उसके रिलेशन में वो क्या मिलता है,
आपको तैरता हुआ नजर आता है। तो कॉन्सेप्चुअली यदि हम बात करें तो आर्किमिडीज सिद्धांत इस बारे में बताता है। लास्ट टॉपिक जो हमारे इस लेसन का है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है एक ऐसा प्रेशर जो हमारे पास जो डिफरेंट गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में है, इन वातावरण की गैसों का जो भार बनता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली एक प्रेशर रिलेटेड पार्ट होता है जिसको अगेन हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं। इसे हम कहते हैं बैरोमीटर। ये भी पारे का बना होता है, मतलब मरकरी का बना होता है। और ख़ास तौर पे यदि हम बात करें तो प्रेशर का असर हमारे कई तरह के रिएक्शंस वगैरह में काम आता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर दाब घटता है और नीचे जाने पर दाब बढ़ता है। मतलब एज यू गो ऑन मूविंग टुवर्ड्स द एल्टीट्यूड, आप यदि पृथ्वी की सतह से, अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वो क्या करता है, आपके प्रेशर को घटाता है, और जब आप नीचे की ओर आते हो तो वो प्रेशर को बढ़ाता है। यही कारण है कि जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, मतलब जो पहाड़ी पे चढ़ने वाले जो लोग होते हैं, मतलब प्रक्रिया होती है कि लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं और यहाँ, तो उन्हें हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करना पड़ता है, नहीं तो उनके नाक से खून आने लगता है, क्योंकि बाहर प्रेशर बहुत कम है और उनके शरीर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो जब वो तेज़ी से सांस खींचते हैं तो इस वजह से उनकी नाक की जो बारीक नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं और उसकी वजह से वो नोज ब्लीडिंग करने लगते हैं, नाक से खून आने लगता है। ठीक, पृथ्वी की सतह से एक निश्चित ऊंचाई के बाद वायुमंडल नहीं है और दाब शून्य हो जाता है। मतलब हमें भी मालूम है कि हमारे एक सरफेस लेवल तक हमारे पास एटमॉस्फेयर में है, उस सरफेस के ऊपर कोई भी एयर नहीं है। जब कोई एयर नहीं है तो ऐसे समय पे वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो आप उस जगह को निर्वात या वैक्यूम कहते हैं। प्रेशर नापने के लिए आप कई तरह के बैरोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहला है सिंपल बैरोमीटर, जो एक मरकरी के वेसल में इन्वर्टेड ट्यूब के साथ रखते हैं, और एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जाए तो वो 76 सेंटीमीटर ऑफ द मरकरी लेवल से नापा जाता है। Hg के लेवल का 76 सेंटीमीटर तक वो नॉर्मल होता है। यदि 76 सेंटीमीटर से कम है तो हाई प्रेशर, और 76 से ज़्यादा है तो वो लो प्रेशर। इसके आधार पर यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो है वो सिंपल बैरोमीटर है। दूसरा जो है वो है 14 बैरोमीटर, जो थोड़ा स्पेशल बैरोमीटर है जिसका इस्तेमाल लैब वगैरह में किया जाता है। दाब में जल की अपेक्षा पारे को उपयोग क्यों करते हैं? हम बैरोमीटर बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, हम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं? उसका रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मरकरी तुरंत एक्सपैंड होता है, प्रेशर और हीट को लेता है। जब वो ऊष्मा और दाब को जब महसूस करता है तो वो बहुत जल्दी अपने आप को घटाता, चढ़ाता या दबाता है। दूसरा, बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट जो है वो मरकरी पारे को क्यों लेता है, क्योंकि यदि आप ग्लास का ट्यूब बनाते हो तो पारा जो है, मरकरी जो है वो उसके वॉल्स में चिपकती नहीं है, वो सीधे नीचे या सीधे ऊपर आती है और वो उनके वॉल्स में चिपक कर अपनी मात्रा को, अपनी क्वांटिटी को कम नहीं करती। इस वजह से हम बैरोमीटर बनाने के लिए बेसिकली इनका इस्तेमाल करते हैं। अदर देन दैट यदि हम बात करें तो कुछ और भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे विंड वेन और एनीमोमीटर, मतलब वायु की दिशा सूचक के तौर पर हम एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रहता है, और एरो के डायरेक्शन से जब हवा चलती है तो वो उसके हिसाब से बताता है। उसी तरह एनीमोमीटर भी एक होता है जिसको मैं तुम्हें दर्शा रही हूँ बुक में। ये है एनीमोमीटर, जिसमें इस तरह के कप शेप बर्तन जैसे बना रखे जाते हैं, वेसल्स लगाए जाते हैं, और हवा की तेज़ी से ये हवा की रफ्तार को बताते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें
तो कई और भी ऐसे प्रेशर कंटेंट और प्रेशर के चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे प्रेशर पंप बल पंप कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल और सबमर्सिबल पंप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है और ये खेतीबाड़ी में काफ़ी उपयोग भी होता है। उसका रीज़न ये है कि ये जैसे हम पहले हमारे खेतीबाड़ी में कुएं वगैरह होते थे, वेल्स खुदते थे और वेल से पानी निकाला जाता था और फिर खेतीबाड़ी में आप उसका इस्तेमाल करते थे पानी का। पर अब हमारे पास क्या है कि भाई इतना समय नहीं है, इतना लोग नहीं है। पहले तो जानवरों का भी उपयोग होता था जो पानी खींचते थे कुएं से और फिर खेतों में डालते थे। पर अब क्योंकि हमको टाइम कम है और हमारे पास इतनी लेबर नहीं है, मतलब इतने सारे लोग नहीं हैं जो इस काम को कर सके, तो आजकल हम उसमें मोटर लगा देते हैं। तो जो हमारा क्या बोलते हैं कुआं है या कुछ है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पंप्स लगा देते हैं। इन्हें आप नॉर्मली इलेक्ट्रिक पंप या मोटर पंप कहते हैं, या फिर ऐसे भी कुछ होते हैं जो काफ़ी डीप 60 फीट 100 फीट के नीचे भी पंप लगाए जाते हैं। उन पंप्स को हम सबमर्सिबल पंप कहते हैं, क्योंकि उनकी जो फोर्स है, उनका जो बल है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो इतनी गहराई से पानी को आसानी से खींचते हैं और सतह तक लेके आते हैं। मतलब 60 फीट 100 फीट की गहराई से भी वो पानी को आसानी से खींच सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसे पंप जो काफ़ी गहरे और उसमें लगाए जाते हैं और आप आसानी से उनका इस्तेमाल सिंचाई वगैरह में इरिगेशन पर्पज़ में करते हैं, उन्हें आप सबमर्सिबल पंप कहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि यदि मुझे नेट से इनके नोट्स मिल जाते हैं तो इंग्लिश और हिंदी में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। हिंदी की क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल है बेटा, इसलिए मैं हिंदी के नोट्स तो आपको दे सकती हूँ, पर इंग्लिश की बुक अवेलेबल ना होने के कारण मैं इंग्लिश के बच्चों को ये सारे नोट्स इंग्लिश में पूरी तरह से नहीं दे पा रही हूँ। तो यदि मुझे कुछ हेल्प मिलती है नेट वगैरह से तो मैं आपको बाकायदा इसमें डाल देती हूँ। पर्टिकुलरली हमारे इस चैप्टर में 4 सेक्शंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। तो चारों के एक एक चैप्टर अभी आपके क्वार्टरली एग्जाम्स में आएंगे, इसलिए रेगुलर बेसिस पे मैं आपको इस पूरे हफ्ते इनके वीडियोस वगैरह डालूंगी ताकि मैं उन चारों चैप्टर्स को ख़त्म कर सकूँ। ओके, थैंक यू।